2011 में चलती ट्रेन से मुझे बदमाशों ने एक गोल्ड चेन पहनी थी। चलती ट्रेन से मुझे उठा के बाहर फेंक दिया था। लखनऊ से दिल्ली आ रही थी। कंपार्टमेंट में बहुत सारे, जनरल कंपार्टमेंट था, बहुत सारे लोग थे। किसी ने मना नहीं किया। एक प्लेयर का जो स्पिरिट होता है वो अपने आप, जब कोई छीनने की कोशिश करता कुछ भी, वो देता नहीं है। मेरे में भी था, मैंने मना किया और उन्होंने मुझे चलती ट्रेन से वो 4-5 तो उन्होंने बाहर फेंका। दुर्भाग्य ये था कि उसी समय दूसरी ट्रैक से ट्रेन आई और मैं उस ट्रेन में टकराई, फिर नीचे गिरी। दोनों ट्रेनें निकल गई। कुछ देर बाद मैंने हाथ को ऐसे रख के उठने की कोशिश किया तो देखा कि मेरा पैर कट चुका था। थाई को उठा के देखा, मेरा पैर ऐसे जीन्स में लटका हुआ था, ब्लड फोर्सफुली निकल रहा। दूसरे पैर की हड्डियां टूट टूट के बाहर निकल चुकी थी। पूरी रात मैं चिल्लाती रही ट्रैक पे कि कोई बचा ले, कोई नहीं आया बचाने। ट्रैक पे आपने ट्रेन की ट्रैक पे छोटे छोटे चूहे देखे होंगे, मेरे कटे हुए पैर पे आग के मेरे पैर कुतर रहे थे। पिघला दे जंजीरें, बना उनकी शमशीरें, कर हर मैदान फतेह बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला के जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू की आगे अंबर पड़ा ही मांगे, करता है तू जो फैसला। टूटी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, जिंदगियां हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह। आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने टॉप को, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा। गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरबा पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता। हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। चलना है तू, लोहेगा चलना है तू, तू की शमशीरों से ही हो। हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर फतेह, हर मैदान फतेह। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है।
Hello. Good morning to all of you. आप सभी का इस सेशन में वेलकम है, स्वागत है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुछ देर के लिए हमारी बात सुनिए पहले। सभी को गुड मॉर्निंग, रिप्लाई मत कीजिए। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपका ईयर लॉन्ग प्रोग्राम रन करेगा। वैसे भी सेशन का नाम क्या है? ओरिएंटेशन सेशन। इस टर्म का मीनिंग होता है कि हमें अपने आप को ओरिएंट करना है एज पर द नीड ऑफ एग्जाम। अब एग्जाम कौन सा देना है? जेई एडवांस। उसके लिए हमें किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है, कैसे हम अपनी बॉडी को प्रिपेयर करेंगे एंड कैसे हम अपने ब्रेन को प्रिपेयर करेंगे फॉर दैट एग्जाम। ये सब बताने से पहले मैं चाहूंगा थोड़ा सा एलन के बारे में। एलन केयर इंस्टीट्यूट 18 अप्रैल ऑफ 1988 में स्टार्ट हुआ। इनिशियली सर अपने घर पर जैसे ट्यूशन पढ़ाते हैं वैसे ही 5 बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। सभी सब्जेक्ट्स की कोचिंग एक ही जगह पर देने का जो ट्रेडिशन है वो कोटा में सबसे पहले एलन ने स्टार्ट किया। धीरे धीरे स्टूडेंट्स भी इंक्रीज होते गए, टीचर्स भी और ऐड होते गए हैं। इनिशियली तो हमारे जो डायरेक्टर सर है राजेश माहेश्वरी सर, वही पढ़ाते थे। उसके बाद उनके छोटे भाई ब्रजेश माहेश्वरी सर, उन्होंने ज्वाइन किया और दोनों सब मिल करके बच्चों को पढ़ाया करते थे। ये सिलसिला ऐसे चलता रहा। पहली बार स्टेट के अंदर 95 में एलन को फर्स्ट रैंक मिली, जैसे कि आपने इनिशियल एक वीडियो में देखा भी था। 95 की जो फर्स्ट रैंक थी, उसके बाद एलन को कोटा के अलावा राजस्थान के बहुत सारे स्टूडेंट्स जानने लग गए। 2000 के आसपास हिंदुस्तान में एलन का नाम धीरे धीरे होने लग गया और ये रिजल्ट ही है जिसकी वजह से एलन को और अच्छे से जाने लग गया। वैसे भी किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले हमारे दिमाग में दो ही बातें आती है कि आखिर इस इंस्टीट्यूट की एकेडमिक्स कैसी है वो हमें पता हो और इसका रिजल्ट कैसा है। तो मैं भी आपसे रिजल्ट की बातें कर रहा था। इस रिजल्ट के अंदर 2014 में एक ऐसा रिजल्ट एलन को मिला जिसमें मेडिकल एंड आईआईटी दोनों में फर्स्ट रैंक एलन को मिली। ये जो कारनामा है, मेडिकल एंड आईआईटी दोनों में फर्स्ट रैंक, ये आज से पहले किसी ने नहीं किया। सबसे पहली बार किया वो भी एलन ने 2014 के अंदर, और ये रिकॉर्ड ज्यादा दिन नहीं रहा, एलन ने इस रिकॉर्ड को वापस से तोड़ दिया। 2016 के अंदर फिर से मेडिकल एंड आईआईटी में फर्स्ट रैंक मिली। फिर 2019 में वापस से मेडिकल आईआईटी दोनों में फर्स्ट रैंक मिली। तो इस तरह से कई बार एलन को फर्स्ट रैंक मिल चुकी है। ट्रेडिशनली ये जो रिजल्ट है बच्चों की मेहनत और हमारे टीचर्स की मेहनत का परिणाम है। अभी हम डिस्कस करेंगे 2019 के रिजल्ट्स, 2020 के रिजल्ट्स जो भी लेटेस्ट हैं। 2020 का एग्जाम थोड़ा लेट हुआ, बच्चे काफी इंतजार करते रहे। फाइनली एक एग्जाम तो हो चुका था जेईई मेन का बच्चों का, लेकिन सेकंड काफी लेट हुआ और एडवांस तो और भी ज्यादा लेट हुआ। बट स्टिल एलन के बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। रिजल्ट आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। 35% स्टूडेंट्स इन टॉप 100 एलन के थे। टॉप 10 में 2 स्टूडेंट, 3rd एंड 4th रैंक। अभी जो आईआईटी का जो सबसे बेस्ट कॉलेज है मुंबई, वहां पे कंप्यूटर साइंस के अंदर काफी स्टूडेंट एलन के हैं। वैसे ओवरऑल आईआईटी का जो रिजल्ट है, अराउंड 20% स्टूडेंट्स इन आईआईटीज आपको एलन के मिल जाएंगे। हम चाहते हैं जो रेशियो है हर आईआईटी में वो 20 से 25% तक धीरे धीरे पहुंचे और उस रेशियो में आप लोग भी पार्टिसिपेट करें। ऐसे कुछ रिजल्ट हमारा मेडिकल का भी रहा। ये जेईई मेन का रिजल्ट, आप सब जेईई मेन के बारे में भी जानते होंगे। वैसे इन एग्जाम्स के बारे में आपको हम बताएंगे भी सही। मेडिकल की मैं बात करूं आपसे, मेडिकल में एक नया कारनामा एलन के स्टूडेंट ने करके दिखाया। 2020 के अंदर जो काफी लेट एग्जाम हुआ, पैंडेमिक रहते हुए बच्चों ने एग्जाम दिया। इस एग्जाम में फुल मार्क्स 720 आउट ऑफ 720 एक बच्चे का है, शोएब आफ्ताब। इससे पहले मेडिकल में कभी भी किसी स्टूडेंट के फुल मार्क्स नहीं आए थे। तो एक बड़ा कारनामा इस बच्चे ने करके दिखाया। अब हमें उम्मीद है अभी जो जेईई मेन का एग्जाम हुआ है इसी वीक, उसमें बच्चा अच्छा परफॉर्म करेंगे और आप लोग जब अगले साल एग्जाम देंगे तो आप और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा आपके एकेडमिक कैलेंडर के बारे में, किस तरह से आपका कोर्स कमेंसमेंट चलेगा। आज आपका ओरिएंटेशन सेशन है, कल से आपकी रेगुलर क्लासेस चालू होंगी। जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन में आ जाएंगे उनका ऑफलाइन शेड्यूल नोटिस बोर्ड पे लग जाएगा, और पहली क्लास के लिए आपको एसएमएस भी आएगा। उस एसएमएस के थ्रू आपको क्लासेस में आना है। ऑफलाइन क्लास अटेंड करने के लिए आपके पास अटेंडेंस कार्ड का होना जरूरी है। सो आप में से किसी ने अटेंडेंस कार्ड नहीं लिया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप संकल्प सबल बिल्डिंग से अपना अटेंडेंस कार्ड जरूर लें। अटेंडेंस कार्ड लेने के बाद ही आप क्लासेस अटेंड कर पाएंगे। और जो स्टूडेंट्स किसी वजह से अभी ऑफलाइन क्लास में नहीं आ पाएंगे, डोंट वरी, उन बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी। ये क्लासेस लाइव होंगी आपकी, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ईयर लॉन्ग ऑनलाइन क्लासेस में रहेंगे, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, ईयर लॉन्ग उनको लाइव क्लासेस मिलती रहेंगी। तो क्लासेस के जैसे मैंने आपको बताया, कल से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, और अभी आपकी 20 मार्च तक रेगुलर क्लासेस चलेंगी। 21 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक आपका एक छोटा सा ब्रेक रहेगा। इस ब्रेक के अंदर आप अपने 11th के एग्जाम्स की फॉर्मेलिटीज पूरी कंप्लीट करेंगे, और ब्रेक से पहले एक टेस्ट भी आपका 21 मार्च को स्क्रीन पे आप देख भी पा रहे होंगे। 4 अप्रैल के ब्रेक के बाद वापस से आपकी क्लास 12th स्टार्ट होगी 5 अप्रैल से, और ये जो क्लासेस आपकी चलती रहेंगी 5 अप्रैल से, क्लास 12th का सिलेबस ऑलमोस्ट नवंबर फर्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा। अब नवंबर फर्स्ट वीक के बाद आप क्या करेंगे, और इस पूरे दौरान बोर्ड के लिए आप क्या करेंगे, जेई मेन के लिए आप क्या करेंगे, और जेई एडवांस के लिए आप क्या करेंगे। इसी के साथ साथ जो क्लास 11th आप पढ़ चुके हैं उसको कैसे रिवाइज करेंगे, इन सभी बातों का आंसर देने के लिए मेरे साथ हैं जीवन ज्योति अग्रवाल सर, जे सर अभी कोटा में आईआईटी को हेड कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा सर आप बच्चों को बताएं किस तरह से जेई मेन, बोर्ड, जेई एडवांस और क्लास 11th, ये बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग में होंगे। मैं चाहूंगा उनके आंसर्स आप सर दीजिए। Thank you, sir. Good morning, all of you. Dear students and respected parents, it's very nice to see all of you have completed your 11th class and now you are going to start your 12th class. तो जैसा सर ने बताया, आप लोगों का कोर्स आज शुरू होगा। 1 मार्च से आप लोग अपना 12th का एंथुसियास्ट का कोर्स शुरू कर रहे हैं। There were a lot of different situations which we have seen in the last entire year. लगभग पिछले साल मार्च में ही हम लोगों को पेंडेमिक के बारे में और पेंडेमिक की वजह से जो बदलाव अपने सिस्टम में देखने पड़े, करने पड़े, उन सब के साथ में आप लोगों ने एक लंबा समय बिताया। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने टेम्परामेंट को मेंटेन करते हुए अपनी एकेडमिक्स को डिस्टर्ब नहीं होने दिया। सूनर और लेटर many students were in the earlier phase, March, April, May, were not very clear and confused what to do, how to do. But later on, most of the students among you have joined in June and July. Few of the students have joined in May. मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, हजारों बच्चों ने अप्रैल के ही कोर्स में एडमिशन ले लिया था लास्ट ईयर एंड दे हैव स्टार्टेड। तो ऐसे स्टूडेंट्स ने जिन्होंने अप्रैल में शुरू किया, उनका सिलेबस पहले फिनिश हो गया लगभग जनवरी फर्स्ट वीक के अंदर, एंड दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड देयर एंथुसियास्ट, यानी 12th की क्लासेस उनकी जनवरी में शुरू हो गई। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया, उनका सिलेबस नेचुरल सी बात है थोड़ा लेट खत्म होना है। तो आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने लेट ज्वाइन किया, और कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 12th में अभी एलएन में एडमिशन लिया है। But many students, numerous hundreds of students are there who have joined Allen in nurture course in May, June, July. उन बच्चों का सिलेबस अभी खत्म हो रहा है। आप सबके बाद में भी बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिया, उनका सिलेबस और लेट फिनिश होगा, तो उनका 12th और लेट शुरू होगा। Nothing wrong and right. I'm just telling you because in case आपको अपने कलीग्स से ये जानकारी मिले कि हमारा 12th तो पहले चालू हो गया है, तो आपको ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं हो कि हमारा 12th लेट क्यों चालू हो रहा है। तो एक स्वाभाविक सी बात है, जो लेट शुरू करेगा तो उसका फिनिश भी थोड़ा लेट होगा।
हमारी कोशिश होती है उसे मेकअप करने की, पर एक एक्सटेंट तक ही हम बच्चों का लोड बढ़ा सकते हैं। अगर जरूरत से ज्यादा क्लासेस रहेंगी तो हम तो दे सकते हैं, लेकिन आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग वर्क नहीं कर सकेंगे। डेली अगर आपकी मान लीजिए 3 क्लासेस चल रही हैं, तो 3 क्लासेस में 4.5 से 5 घंटे आपके खर्च हो जाएंगे। अगर 1.5 घंटे की क्लासेस रहती हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग 4 से 5 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। तो 10 घंटे का एकेडमिक एक्टिविटी के बाद में हम एक्सपेक्ट करें आपसे कि आपको हम 2 क्लासेस और दे दें, 5 क्लास कर दें, तो वो बहुत प्रैक्टिकल नहीं रहता है। इसलिए सिलेबस थोड़ा लेट फिनिश होता है। सो इट्स अ वेरी अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट प्रोसीजर, एंड आई कांग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू टू फिनिश योर 11th क्लास। अब हमें यहां पर आकर एक जंक्शन पॉइंट पर हम कई बच्चों के मन में ये विचार भी रहता है 11th के मेरे कुछ चैप्टर वीक रह गए, कुछ चैप्टर्स हैं जो मैं ठीक से नहीं पढ़ा है। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं सर हमने पढ़ा ही नहीं, वो वाला एक चैप्टर तो 2 चैप्टर तो एलन इज ऑलवेज विद स्टूडेंट्स। आप लोगों की ऐसी हर जरूरत को कायदे से आपको किया होना चाहिए था, पर स्टिल वी वांट टू सपोर्ट यू इन ऑल पॉसिबल वेज। हम आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में 11th क्लास के चैप्टर्स को रिवाइज करने के लिए सुविधाएं देने का पूरा प्रयास रखेंगे। आपको जल्द ही हम ऑनलाइन मोड में रिकॉर्डेड लेक्चर्स रिवीजन के लिए प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम उसे आज से ही शुरू कर देंगे। उसमें एक IHL इंटरैक्टिव हैप्पी लर्निंग मोड में हमने स्पेशल रिकॉर्डिंग करवाई है हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी टीम से। आपने जो रिकॉर्डिंग देखी थी उससे थोड़ी सी डिफरेंट, ताकि ये रिवाइज भी करवाए। उसके अलावा एक अलग सेट ऑफ फैकल्टी होने की वजह से कोई और पॉइंट, कोई और नया तरीका और अंदाज, आपकी कुछ अगर कोई सब्जेक्ट की वीकनेस रह गई हो उसे दूर करने में मदद कर सके, इसलिए हम ये वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे। आप इन लेक्चर्स को अटेंड करके अपने वीकनेसेस को दूर कर सकते हैं। आपको अगर लगता है कि 10 लेक्चर का चैप्टर है, मुझे केवल 2 ही लेक्चर अटेंड करने हैं, आप 2 करिए। आपको लगता है सारा अटेंड करना है, आप सारे अटेंड करिए। ये 11th क्लास के चैप्टर्स के लिए रहेगा, ये ऑप्शनल रहेगा। जिन बच्चों ने पहली बार ज्वाइन किया है, 12th में एडमिशन लिया है, उन लोगों के लिए भी रहेगा। इफ दे वांट टू अटेंड दे कैन अटेंड। ये आपके लिए ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। आपकी जरूरत है तो आप अटेंड कीजिए, अदरवाइज आप अपने 12th के कोर्स पर फोकस कर सकते हैं। मुझे जानकर और आपके साथ बांटकर बेहद खुशी हो रही है कि हमारे ऑफलाइन क्लासेस जो शुरू हुई उसके अंदर स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा रिस्पांस है। अभी 80% जैसे आपका कोर्स शुरू हुआ, लगभग 80% बच्चों ने ऑफलाइन कोर्स ऑप्ट किया है। दे केम हियर। वी आर नॉट recommending you, we are just telling you. It's all up to you, your family and your parents to decide whether to come offline or to proceed live classes, online classes. The decision is yours. हमने सुविधा दे रखी है, आप ऑफलाइन क्लास भी ले सकते हैं, आप लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं। पहले बच्चों आपकी रिकॉर्डेड क्लास होती थी, अब जो ऑनलाइन क्लासेस होंगी वो लाइव होंगी। लाइव होने में टीचर्स आपको लाइव पढ़ा रहे होंगे, उस समय वो बैठे हुए होंगे जिस समय आप उन्हें देख रहे होंगे। तो थोड़ा बदलाव है पुराने तरीके से। ये आप ही के फीडबैक के बेसिस पर हमने डेवलप किया है कि बच्चों की इच्छा लाइव की है तो हम लाइव क्लासेस हमने शुरू की, पर हमने इसमें पुरानी सुविधाओं को भी कोशिश करके मेंटेन किया है। लाइक आपको इसकी रिकॉर्डिंग अब भी मिलेगी। आपको रिकॉर्डिंग 4 घंटे बाद, क्लास के कंप्लीट होने के 4 घंटे बाद आपके एडीसी अकाउंट में आ जाएंगी। जहां से आप ये सेशन देख रहे हैं उस अकाउंट में आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लेकिन वो 36 आवर्स के लिए ही रहेगी। जैसे पहले होता था वो 24 आवर्स के लिए रहती थी, ये 36 आवर्स के लिए है। लेकिन उसके अंदर अगर कुछ छूट जाता था तो हम बैकअप अकाउंट में डाल देते थे, इसमें वो सुविधा नहीं होगी। आपको एक और बेनिफिट यहां पर मिलेगा कि आपको पहले जो क्लासेस आप अटेंड करते थे उसके नोट्स आप खुद बनाते थे, यहाँ पर टीचर्स हैंडआउट शेयर करेंगे, यानी जो क्लास में उन्होंने लिखा है उसका पीडीएफ आपके साथ शेयर कर लेंगे, और वो भी आपको एडीसी अकाउंट में मिल जाएगा। आपके पास एडीसी अकाउंट, व्हाट्सएप ग्रुप और सी सेट वाली फैसिलिटी तीनों आज भी अवेलेबल रहेंगी। तो ये कुछ नए और एडेड वैल्यूज के साथ में, एडेड फीचर्स के साथ में हमने व्यवस्था शुरू की है।
आपको इस बात का ख्याल रखना है, क्लासेस आपको बहुत अटेंटिवली अटेंड करनी है। ओनली इन केस आप मिस कर जाते हैं तो ही आपको रिकॉर्डिंग्स के ऊपर जाना चाहिए, रिकॉर्डिंग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनना चाहिए। नोट्स भी खुद अपने बनाइए, हैंडआउट्स पर डिपेंडेंट मत रहिए। और ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस चलने के दरमियान अपने आप को एक रेगुलर क्लास का स्टूडेंट मानते हुए पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ घर पर पढ़िए। फैमिली मेंबर्स को अपनी क्लास का शेड्यूल बताकर रखिए, उसमें कैजुअलनेस कहीं भी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। ऑफलाइन क्लासेस वाले बच्चों को तो अपने आप ही यहाँ पर आएंगे तो हम लोग अपने इंटरैक्शन से ही बताते जाएंगे, हमारे साथी, हमारे फैकल्टीज सब गाइड करते चले जाएंगे। उनका प्रॉपर शेड्यूल होगा, जैसे ऑनलाइन लाइव क्लास में होगा वैसे ऑफलाइन के अंदर रहेगा। आपकी इच्छा है कुछ दिन लाइव करके आप ऑफलाइन में आना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने ऑफलाइन किया और उसके बाद आपको लगता है नहीं मैं लाइव में रहना चाहता हूं, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अननेसेसरी कैजुअली आप ये चेंजेस मत कीजिएगा। अगर आपको आवश्यकता है तो आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ये ब्रेक आपको मिला है, इस ब्रेक के दरमियान भी आपको अपनी एकेडमिक एक्टिविटीज के अंदर रेगुलर रहना है। जैसे इस समय आपकी लगभग 3 क्लासेस डेली शुरू होंगी 12th क्लास की। इसके साथ साथ हम ऑफलाइन में भी आपको रिवीजन के लिए क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। 11th क्लास के तीनों सब्जेक्ट के एक चैप्टर या किसी 2 सब्जेक्ट के या एक सब्जेक्ट के एट ए टाइम एज पर योर नीड एंड योर सिचुएशन हम आपको देते जाएंगे। आप उन्हें अटेंड करते जाइए। कोई 1 महीने में या 2 महीने में हम इतना बड़ा 11th क्लास का सिलेबस ऑफलाइन में खत्म नहीं कर पाएंगे आपको, क्योंकि 12th की भी क्लासेस चल रही होंगी। तो पेशेंस रखते हुए थोड़ा थोड़ा करते हुए हम करेंगे। 12th क्लास के हर टेस्ट के दौरान 11th क्लास का 1 चैप्टर 2 चैप्टर हर सब्जेक्ट के अंदर हम कवर करते जाते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को उसके हिसाब से 11th के चैप्टर्स को रिवाइज करने का एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सके, एक रोड मैप मिल सके, जिसको फॉलो करके वो 11th के चैप्टर्स भी चलाता रहे। तो जैसा सर ने बताया, नवंबर के फर्स्ट वीक और सेकेंड और थर्ड वीक, नवंबर में अमूमन हम सिलेबस कंप्लीट करने का प्लान कर रहे हैं। बहुत सटीक बताया करते थे पिछले सालों में, बट नाउअडेज यू नो वेरी वेल द सिचुएशंस आर a little bit volatile. We are not always having the clear prediction of the future. There are situations which changes. That's why we cannot be very sure, but we are expecting कि नवंबर में हम आपका सिलेबस कंप्लीट करेंगे। हमारे पास में लास्ट ईयर तक, पेंडेमिक से पहले तक, हम सब जानते हैं कि जेईई मेन एग्जाम जनवरी में होता था और सेकंड अटेम्प्ट अप्रैल में होता था। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2022 जनवरी के अंदर पहला जेईई मेंस और अप्रैल में सेकंड जेईई मेंस, यानी सिचुएशंस विल बी नॉर्मल। आपको कुछ अलग बदलाव जैसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ताकि हम उस सिचुएशन के लिए तैयार रहेंगे। तो अगर पोस्टपोन्ड होते हैं तो उसे तो हम आराम से मैनेज कर ही लेंगे। तो नवंबर में हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ, लगभग 1 महीना हमारे पास रिवाइज करने के लिए होगा। हम जेईई मेंस देंगे, हमें बोर्ड का एग्जाम देना है 2022 में, वो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जैसा मार्च में होता था हर साल वैसा ही होना शुरू हो जाएगा, और जेईई एडवांस का मई के अंदर एग्जाम होना। तो बच्चों, इन तीनों एग्जाम पर हमें फोकस करना पड़ेगा, एंड एलन इज हेल्पिंग यू इन ऑल द 3 एग्जाम्स। जेईई मेंस और जेईई एडवांस तो साथ साथ चलते रहेंगे, सब कवर होते चले जाएंगे आपके रेगुलर शेड्यूल के अंदर। बोर्ड के लिए भी हम आपको फैसिलिटीज देंगे, बोर्ड के लिए हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे, और अगर सिचुएशंस नॉर्मल हुई तो हम आपकी ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू कर देंगे उसमें भी। अभी जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होते जाएंगे, हम आपके लिए अलग अलग चीजें, हम बोर्ड की क्लासेस साथ साथ डेली 1 क्लास शुरू कर देते थे, लेकिन अभी हमने तुरंत नहीं शुरू किया है, क्योंकि अभी आपको 11th के रिवीजन पर भी ध्यान देना है, 12th के चैप्टर्स भी पढ़ने हैं। तो जैसे ही सिचुएशंस हमें लगेगा आप कंफर्टेबल हैं, हम एक चैप्टर बोर्ड का वापस से शुरू कर देंगे, डेली 1 क्लास करना शुरू कर देंगे। चैप्टर फिनिश, आपका सिलेबस नवंबर में फिनिश होगा, फिर हम आपके लिए बोर्ड की क्लासेस ऑफलाइन में उस समय भी लगाएंगे। इस समय तो रखने की कोशिश करेंगे, रिकॉर्डेड में ही रख दिया चाहे या ऑफलाइन में रख दिया, पर उस समय सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में भी हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो बोर्ड के लिए भी आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है। देखिए, जेईई की तैयारी एक तपस्या से कम नहीं है, और
आपको एक बड़ा लक्ष्य है आपके सामने, जेईई एडवांस में क्वालिफाई करके एक अच्छी रैंक लाने का। इतने बड़े लक्ष्य को एक तपस्या की तरह से लेना पड़ता है, बेहद गंभीरता के साथ में हमें एक एकेडमिक डिसिप्लिन के साथ में काम करना पड़ता है। कोई चमत्कार जैसी घटना की अपेक्षा आप मत कीजिए। आप ये मत सोचिए कि कुछ ओवरनाइट हो जाने वाला है, कुछ ऐसा बदलाव हो जाने वाला है कि आपकी परफॉर्मेंस में रातों रात बहुत जबरदस्त आपको परिवर्तन दिखाई दे। पेरेंट्स से मेरी विशेष इस मामले में रिक्वेस्ट है कि वो भी समझें इस बात को कि ये जेईई की तैयारी है। और अगर बच्चों ने मान लीजिए किसी चैप्टर में 10 लेक्चर हैं, उसने पहले 2 लेक्चर अटेंड नहीं किए, तो तीसरे लेक्चर में उसे समझ में आना स्वाभाविक रूप से परेशानी आने वाली है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड लेक्चर के ऊपर बेस्ड है थर्ड लेक्चर। अब आपने फर्स्ट सेकंड अटेंड नहीं किया, आप कह रहे हैं थर्ड में मुझे समझ में नहीं आ रहा, समझ में कैसे आएगा? अगर आप फर्स्ट और सेकंड समझे बगैर थर्ड में अटेंड करेंगे, तो जिन चीजों को फर्स्ट और सेकंड में समझाकर थर्ड में अप्लाई किया जा पा रहा है, उन बातों को समझने में नेचुरली दिक्कत आनी है। जब ऑफलाइन क्लासेस चला करती थी पैंडेमिक से पहले, तब तो अगर कोई क्लास छूट गई तो छूट गई, वो क्लास तो रिपीट हो ही नहीं सकती है। डेफिनेटली हम काउंटर पर ये सुविधा प्रोवाइड करने की कोशिश करते थे, लेकिन क्लास का कोई मुकाबला नहीं है। आपको आज की सिचुएशन में तो हम ये सुविधा भी देने की हालात में है कि आपने अगर लाइव क्लास अटेंड की और आप किसी वजह से क्लास छूट गई तो आपने रिकॉर्डिंग देख ली। किसी की ऑफलाइन क्लास छूट गई तो उसने भी लाइव क्लास, हम उसको भी अभी दे देंगे साथ में। लेकिन बच्चों, अब आपको मेरी आवाज आ रही होगी? और वीडियो भी दिखाई दे रहा है बच्चों? वेल डन। तो हम बच्चों बात कर रहे थे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन के अंदर आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि जो ऑफलाइन क्लास के अंदर होगा एज इट इज वही का वही, उतना का उतना ही लाइव क्लास में हो। थोड़ा बहुत मिसमैच हो सकता है, तो आपको उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है और कोशिश करना है किसी एक ही मोड को कंटिन्यू करें। आप ये मत समझिए कि आज मन नहीं कर रहा है क्लास जाने का तो लाइव क्लास अटेंड कर ली, आज एक दिन वैसे ही देख कर आता हूं। अननेसेसरी का एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, एक एक लेक्चर बहुत प्रीशियस है। उस लेक्चर में जो पढ़ाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, वो सारी बातें आपके लिए बेहद जरूरी हैं। बच्चों आवाज तो आ रही है ना?
गुड। तो अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो रिफ्रेश भी कर सकते हैं। समटाइम्स रिफ्रेश कर लेने से आपको अगर कुछ कनेक्शन से रिलेटेड या आपके इंटरनेट स्पीड से रिलेटेड कुछ इश्यू होगा तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों मैं आपसे कह रहा था कि एक साधना की तरह से हमें लेना पड़ेगा। साल भर आपने तैयारी की, साल भर आपने मेहनत की। कई बार पेरेंट्स को और बच्चों को ऐसा लगता है कि हमने इतना पढ़ाई की, इतना कुछ किया, लेकिन फिर भी हमारा वो परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है जो हम एक्सपेक्ट करते थे, जैसा हम स्कूल में एक्सपेक्ट करते थे, स्कूल में आता था। तो बच्चों ये संभव नहीं है। स्कूल के एग्जाम्स अलग तरह के हैं, ये एग्जाम्स अलग तरह के हैं। वहां देखने में तो वहां भी आप पढ़ते हैं, यहाँ भी आप पढ़ते हैं, लेकिन उस पढ़ाई में इस पढ़ाई में फर्क है। आपने महसूस किया होगा कि जिस तरह की चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं, उसके ऊपर जब सवाल पूछे जाते हैं शीट के अंदर, तो वो सवाल उससे थोड़े से डिफरेंट होते हैं। टेस्ट में उससे और थोड़े से डिफरेंट होते हैं। ये एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। सवाल 3 तरह के होते हैं बच्चों। पहला होता है नॉलेज बेस्ड, सेकंड होता है लॉजिक बेस्ड, और थर्ड होता है इंट्यूशन बेस्ड। लॉजिक बेस्ड का मतलब, नॉलेज बेस्ड प्रॉब्लम्स आप स्कूल में करते आए, आपको पता है, आपने जवाब दे दिया। अगर आपको नहीं पता है, आप जवाब नहीं दे सकते हैं। मैंने आपसे पूछा अगर कि यूएन का सेक्रेटरी जनरल कौन है, इफ यू नो यू कैन आंसर मी। थिंक कौन, हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस? कौन सी कंट्री को वो बिलोंग करते हैं? हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल? यस, एंटोनियो। बिल्कुल मोहम्मद, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। नहीं आयुष, इंडिया के नहीं है वो। एंटोनियो बिलोंग्स टू पोर्तुगीज। ऐसे ही बेंजामिन नेतन्याहू, बिल्कुल सही आपने प्रांजल जवाब दिया। मेरी रिक्वेस्ट है चैट बॉक्स थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। तो आप बिल्कुल सही जवाब दिया बेटा, लेकिन ये नॉलेज बेस्ड है। अगर किसी को नहीं पता है, नहीं अशरद आप गलत जवाब दे रहे हैं, जवाब दिया जा चुका है। तो आपको ये समझना पड़ेगा बच्चों, ये आपको नहीं पता होता तो कोई कैलकुलेट करके इसका जवाब नहीं दे सकता है। इफ यू नो यू कैन आंसर, बट देयर आर फ्यू प्रॉब्लम्स जिसको लॉजिक से जवाब दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको सवाल पूछता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कोर्ड 400 रन्स इन ए मैच, और मैं 4 आपको उसमें ऑप्शंस देता हूं। द फर्स्ट इज पीट सेम्प्रास, द सेकंड वन इज जहीर खान, द थर्ड वन इज ब्रायन लारा, the fourth one is say Benjamin Netanyahu. So Brian Lara is the correct answer. Many of you are answering, Suman, Chirag, and see one of the student answered Zahir Khan also. I am surprised to see. अभी इसमें हमें मान लीजिए बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि पीट सेम्प्रास तो लॉन टेनिस खेलते हैं, फिर जहीर खान बॉलर हैं। You cannot expect from a bowler to score in such a tremendous manner. The third one is Brian Lara, and the fourth one is Benjamin Netanyahu. And you have basic understanding कि वो तो politician है, वो कौन सी country के don't remember properly. तो आपने logic लगाया और इस logic के basis पर you concluded Brian Lara is the most appropriate. तो ये एक logic हो गया. Although there are mathematical problems and फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी ऐसी न्यूमरस प्रॉब्लम है जिसमें लॉजिक से आप जज कर सकते हैं, सिर्फ ऑप्शन से नहीं। मैंने तो एक इजी एग्जांपल बनाने के लिए इसे लॉजिक बेस्ड बना दिया। और तीसरा इंट्यूटिव, जिसमें आपको प्रॉब्लम्स में देखकर यू हैव सम इंट्यूशन कि ये ऐसा कुछ हो सकता है, एंड देन यू एक्सप्लोर्ड इट। द मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ दैट प्रॉब्लम हैज बीन एक्सप्लोर्ड बाय एंड यू फाइनली कंक्लूडेड समथिंग। तो ये 3 तरह की ब्रॉडली प्रॉब्लम्स होती हैं, and many problems you have to apply 2 or 3 simultaneously. You can't expect it is pure knowledge based, it is pure logic based, it is pure intuition based. इसमें 20% intuition है, 40% logic है, 40% knowledge है। In this way इन तीनों का मिक्सिंग भी होता है। तो ये 3 तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों। स्कूल्स के अंदर नॉलेज बेस्ड ज्यादातर प्रॉब्लम्स नॉलेज बेस्ड होते हैं, और जेई के अंदर ज्यादा वेटेज लॉजिक बेस्ड का होता है। नॉलेज का बहुत कम होता है, पर इंट्यूशन का नॉलेज से भी ज्यादा होता है। आप कितना इंट्यूटिवली ये सोच लेते हैं कि यार इसको ऐसे स्टार्ट ले लेना चाहिए। तो जितने अच्छे टॉप परफॉर्मर्स होते हैं उनका इंट्यूटिव स्किल बहुत अच्छा होता है।
अब ये डेवलप करना पड़ता है क्योंकि हम एक लंबे समय से एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम का पार्ट रहे हैं जिसमें नॉलेज बेस्ड को ज्यादा तरहीज मिली हुई है। तो उसे चेंज करने के लिए अपने को एक साधना करनी पड़ती, तपस्या करनी पड़ती 2 साल तक। आप ये मत सोचिए कि कोई जबरदस्त बात होने वाली है। जो बातें हमने आपको पिछले साल कही हैं वो बातें बच्चों आज भी आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। 1 साल बाद आप जब जे क्वालिफाई करके जाएंगे, हम कहेंगे आईटी में भी आपको वो एकेडमिक एक्टिविटी के इंटीग्रल पार्ट है बेसिकली। द फर्स्ट वन वाज रिवाइज डेली। जो भी आपको पढ़ाया उसे उसी दिन रिवाइज कीजिए। उसे रीड करने से नहीं होगा, आपको उसे रिवाइज करना पड़ेगा। रिवाइज कैसे करना है? आपको कोई आर्टिकल पढ़ाया, अब आप घर पर कॉपी बंद करके सोचिए मुझे सर ने आज ये पढ़ाया था। फॉर एग्जाम्पल सर ने मुझे पढ़ाया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, एक जैसी चीजों को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें। 10 आइडेंटिकल कॉइन्स को मुझे 3 बच्चों में बांटना है। तो सर ने एक फॉल्स कॉइन मेथड बताया कि 2 फॉल्स कॉइन हम मिला देते हैं, 10 कॉइन्स ऑलरेडी हैं और 12 आइडेंटिकल कॉइन्स को मुझे 3 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 12 कॉइन्स को अगर अरेंज करूंगा मैं, तो हर अरेंजमेंट मुझे उन 3 बच्चों में उन 10 आइडेंटिकल कॉइन्स को बांटने का तरीका बताएगा। पर क्या मैं ये नहीं सोच सकता हूं कि एक कॉइन को 3 बच्चों को 3 तरह से बांटेंगे, दूसरे कॉइन को भी 3 तरीके से, तो 3 into 3 into 3 10 टाइम्स मेक्स इट 3 raised to the power 10। तो वो होना चाहिए। फिर आपको दिमाग में आएगा नहीं ये आइडेंटिकल है, वो डिफरेंट में होगा। पहला कॉइन किसको मिला और दूसरा कॉइन किसको मिला, अगर ये इंटरचेंज हो जाते हैं तो इट विल बी ए डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ डिस्टिंक्ट कॉइन। यस बच्चों, अब देखिए आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? ओके गुड। तो रिवाइज करने की बात हम कर रहे थे। आपको रिवाइज करने के दौरान पूरा मंथन करना होता है, जस्ट रीडिंग नहीं लगानी होती है। हम हिस्ट्री के स्टूडेंट्स नहीं हैं, इवन हिस्ट्री के अंदर में भी लॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं और उसमें भी विचार करने की जरूरत होती है। तो डेली रिवाइज करना है आपको। रिवाइज करने के अलावा जो भी फॉर्मूले या थ्योरम आपको बताई जाती हैं वो आपको याद करनी होगी। आपको सिर्फ रीड नहीं करना है। बच्चों आपको वीडियो भी आ रहा होगा मेरे हिसाब से अब। गुड। तो आपको फॉर्मूले याद करने हैं। मैथ्स में, फिजिक्स में थोड़ा कम याद करने का होता है, केमिस्ट्री में थोड़ा ज्यादा याद करने का होता है, पर याद करने का पोर्शन रहता है, उसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है कि याद करना मुझे अच्छा नहीं लगता। दैट डजंट मेक एनी सेंस। आपको जिन भी चीजों की जरूरत रहती है वो करनी पड़ती हैं। डेफिनेटली हम ज्यादा लॉजिक के ऊपर फोकस करते हैं, याद करने के ऊपर हमें इतनी जरूरत नहीं पड़ती जितना दूसरे एग्जाम्स में या दूसरे कोर्सेज में जरूरत पड़ती होगी, आर्ट्स में, कॉमर्स में। आई डोंट
से कि उसमें केवल याद करना होता है। आई मीन टू से उसमें हो सकता है ज्यादा करना पड़ता हो, अपने में कम करना पड़ता है, पर करना पड़ता है। लाइक आपके बैंक में आपके अकाउंट में कितना पैसा है ये याद करने पर डिपेंड नहीं करता, आपके पास कितना अमाउंट है, आपने कितना पैसा कमाया उस पर डिपेंड करता है। पर उसको यूज करने के लिए अगर आप एटीएम कार्ड यूज करते हैं तो आपको उसका पासवर्ड याद होना जरूरी है, वो केवल 4 डिजिट का है। मुझे पासवर्ड फोटो खींच लिया ना, मेजर इम्पोर्टेंट कि ये कनेक्ट बार बार हो रहा है, स्पीड तो सही है, तो बोलो बार बार हो रहा है, नेट स्पीड बढ़िया है। फोटो खींच, अब तो हो गया है, ठीक है। अरे वहां से वीडियो क्यों ऑन कर दिया? सर वीडियो ऑन करना है। आप मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? हेलो, ओके। दिख रहा है बच्चों? ओके, वीडियो चालू नहीं हुआ है अभी, वीडियो अभी चालू हो जाएगा। आवाज तो सुनाई दे रही है ना बच्चों? ओके, ठीक है। और आप आवाज पे कंसंट्रेट कीजिएगा, अगर मान लो वीडियो नहीं भी आता है, आप आवाज पे कंसंट्रेट कीजिएगा। हमारे लिए मैसेज इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं, इसके लिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें इसके साथ अपने आप को एडजस्ट करना ही पड़ता है। तो बच्चों होमवर्क डेली करना होगा आपको। होमवर्क थेरेपी है, होमवर्क इवैल्यूएट करने के लिए नहीं है आपको। अक्सर बच्चे और पेरेंट्स ऐसा महसूस करने लग जाते हैं, देखो आकर्ष विद्यार्थी, मैं देख रहा हूं कई स्टूडेंट्स लगातार सवाल पूछ रहे हैं। मैं सेशन के एंड में आपके सवालों का जवाब दूंगा, अभी आप पेशेंसफुली सुनिए मेरी बात को। तो होमवर्क करने से आपको जो पढ़ाया गया है उसे अप्लाई करने का एक मौका मिलता है। आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए होमवर्क होता है, ना कि आपको इवैल्यूएट करने के लिए। तो पेरेंट्स से और बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, आपको 20 सवाल होमवर्क में दिए, ऑनेस्टली उन सवालों को करिए। हो गए ठीक, नहीं हो गया कोई बात नहीं, उन सवालों के सॉल्यूशंस को डिस्कस होगा क्लास में, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, दोनों बोर्ड में डिस्कशन होगा। आप उसे समझिए और उसके बाद आगे बढ़िए। ये मत करिए, ये मत सोचिए कि मुझसे सवाल 20 में से 10 हुए, 5 हुए तो मैं बहुत बेकार हूं, बहुत समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे मेरा आगे बढ़ूंगा। मैं ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ये डिपेंड करता है, समटाइम्स सवाल थोड़े इजियर होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, आपसे ज्यादा हो जाएंगे। सवाल थोड़े मुश्किल हो इसलिए भी कम हो रहे हो सकते हैं। वाकई में आपको समझ में कम आया हो, आपने गलत समझा हो, आपने फॉर्मूले याद नहीं किए हो, आपने उससे रिलेटेड 11th का कोई इश्यू पेंडिंग रखा हुआ हो, देयर मे बी एन नंबर ऑफ रीजंस। तो जो डिस्कशन में बात बाहर निकल कर आती है, कुछ आप भी समझ सकते हैं। जैसे अक्सर हमने देखा है बच्चों को फॉर्मूले याद नहीं होते हैं और वो सवाल नहीं कर पा रहे हैं, तो भी वो फॉर्मूले याद करने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आपको अपनी मिस्टेक को खुद भी कुछ आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। कुछ खुद भी आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए, कुछ आप डिस्कस कीजिए सर लोगों के साथ में। तो होमवर्क कंप्लीट करना कंपलसरी रहेगा बच्चों। आपको जो सवाल क्लास में डिस्कस किया, आपने जो सवाल पूछा, उसको सर ने समझाया, अब उसे घर पर बैठकर दोबारा सॉल्व कीजिए। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे तो उस सवाल में जो भी लर्निंग थी वो मुकम्मल नहीं हुई है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। वो प्रोसेस शुरू तो हुआ पर फाइनल नहीं डेस्टिनेशन पर पहुंचा है, तो उसके डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इट इज लाइक किसी बच्चे ने साल भर जेई की तैयारी तो की पर बस एग्जाम का फॉर्म नहीं भरा। तैयारी इतनी जबरदस्त थी कि वो टॉप 10 में आ जाए, पर उसने एग्जाम का फॉर्म ही नहीं भरा। अब आप बोलते हैं कि उसका रिजल्ट क्यों नहीं आया? ये कॉमन सेंस है, आप एग्जाम ही नहीं देंगे तो कैसे होगा? कितना भी तैयारी आपने कर रखा, उससे क्या फर्क पड़ता है?
तो इसलिए रिव्यू करना कंपलसरी है। होमवर्क को 2 राउंड में अटेम्प्ट कीजिए। पहला राउंड क्विक होना चाहिए, ऑन एन एवरेज 3 मिनट पर प्रॉब्लम। अब कुछ आसान है तो 2 मिनट में हो जाएगा, हो सकता है कुछ 4-5 मिनट ले, ऑन एन एवरेज 3 मिनट 4 मिनट भी ले लिया कभी तो चलेगा। पहले राउंड में फटाफट फटाफट करते चले गए, जो हो गए सो ठीक, जो नहीं हुए उन्हें छोड़ दिया। दूसरे राउंड में अब आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है उसे देखते हुए उन प्रॉब्लम्स को जो आपसे नहीं हुए हैं, जिन्हें आपने शॉर्ट ट्रिक से किया, उसे दोबारा अटेम्प्ट कीजिए, फाइट कीजिए उनके साथ में। आपका फाइटिंग स्पिरिट, आपका स्पीड और आपकी एक्यूरेसी, ऑल द थिंग्स विल मेक यू सक्सेसफुल। तीनों की जरूरत है हमें। होमवर्क के अलावा डेली 1-3 घंटे की सिटिंग कंपलसरी है लगातार, जैसे टेस्ट में हम देते हैं। बीच में कुछ खाना पीना नहीं होता है, घूमना फिरना नहीं होता है, बातचीत नहीं होती, मोबाइल नहीं होता है। आपको केवल 3 घंटे पढ़ाई करनी होती, बीच में मैक्सिमम एक बार वॉशरूम जाने की आपको छूट मिलेगी। आपको पानी भी पीना है तो यू शुड कीप योर वाटर बॉटल विद यू। देयर इज नो नीड टू कि 3 घंटे में 10 बार आप उठ रहे हैं, किसी से फोन पर बात कर रहे हैं, थोड़ा बिस्किट खा लिए, बिल्कुल नहीं। और हर संडे को 2 सिटिंग की कोशिश कीजिए, प्रेफरेबली 9 से 12 और 2:30 से 5:30, बिकॉज जेई का एग्जाम भी उसी ड्यूरेशन में होता है। तो अगर आप उसको मेंटेन करेंगे तो आपको फिजिकली और मेंटली हेल्प मिलेगी एग्जाम्स के अंदर। आपको रिवाइज करने की हैबिट होनी चाहिए, ये हमने 11th में भी आपसे कहा था। अब जब आप 11th कंप्लीट कर चुके, 12th में भी आपको ये जरूरत रहती है। लेकिन ठीक है, मान लीजिए लोड ज्यादा आप इतना नहीं कर पाते हैं, कोई खास बात नहीं है, हम 11th के चैप्टर्स को रिवाइज करने के अंदर इन पॉइंट्स को कंसीडर करते जाएंगे। कंपैरिजन को अवॉइड कीजिए। ये मत सोचिए मेरे दोस्त के नंबर ज्यादा आ गए, मेरे नहीं आते हैं। दोस्त ने हो सकता है पढ़ाई ज्यादा की हो, नहीं सही सर, दोस्त ने उतनी ही पढ़ाई की है। यही तो बातें हमें परेशान ज्यादा करती हैं। उसने कितनी पढ़ाई की है उसको इवैल्यूएट करने की, रिसर्च करने की हमें क्या जरूरत आ रही है। उसका एक अपना एक फैमिली बैकग्राउंड है, एक एकेडमिक हिस्ट्री है, उसका सोचने का एक नजरिया है, देखने का एक नजरिया है। हम उसे एज इट इज इमिटेट नहीं कर सकते हैं, और क्यों करें, हम उससे भी बेहतर करेंगे ना। हम उससे केवल एक बच्चे से कंपैरिजन नहीं करना है। डेफिनेटली यू आर इन ए कंपटीशन, बट कंपटीशन नॉट विद 1 स्टूडेंट और 4 स्टूडेंट और 10 स्टूडेंट्स और 50 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। द कंपटीशन इज विद 12 लाख स्टूडेंट्स जो जेईई मेंस में अपीयर होंगे। तो आप इतना नैरो माइंडेड मत बनिए। आपको कंपैरिजन करना है, खुद से कंपेयर करेंगे आप कि लास्ट टेस्ट में मैंने ऐसा किया था, इस टेस्ट में मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट था। मार्क्स पे भी नहीं जा सकते हैं आप। रैंक देख लिया आपने कि पिछले तुलना में रैंक मेरी थोड़ी बेहतर हुई है, कम हुई है। रैंक के अंदर में भी बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हो जाते हैं, एक सवाल गलत हुआ उसी से ऊपर नीचे बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आप तो अपने कॉन्फिडेंस को इवैल्यूएट कीजिए टेस्ट टू टेस्ट। मैंने काम किया नहीं किया, मेहनत की नहीं की, मैं पहले की तुलना में बेहतर तरीके से पढ़ रहा हूं कि नहीं, ज्यादा डिसिप्लिन्ड हूं कि नहीं। तो खुद से कंपेयर कीजिए, दूसरों से हर बात पे कंपैरिजन आपको परेशान करेगा। किसी भी सब्जेक्ट को अवॉइड मत कीजिए। एवरी सब्जेक्ट हैव इट्स ओन चैलेंजेस, अट्रैक्शन। कई बार स्टूडेंट्स लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग डेवलप करते हैं किसी खास सब्जेक्ट के लिए। लाइकिंग इज नॉट एन इश्यू, बट डिसलाइकिंग इज एन इश्यू। यू कैन नॉट डिसलाइक, बिकॉज जेई को आप लाइक करते हो तो जेई के अंदर आने वाले हर सब्जेक्ट, हर चैप्टर को आपको लाइक करना ही होगा। वो तो सबसेट है ना चैप्टर्स। तो आप एक भी सब्जेक्ट को इग्नोर करके जेई में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हो। यू मस्ट रेस्पेक्ट एंड पे अटेंशन टू एवरी सब्जेक्ट। भले ही उसकी अलग अलग रिक्वायरमेंट हो, किसी सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम देना पड़ेगा फिर भी लेस आउटपुट आएगा, किसी में कम टाइम देना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस रहेगा चैप्टर टू चैप्टर, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। एक्सेप्ट करिए उसे और हर सब्जेक्ट को एंजॉय कीजिए, इंटरेस्ट लीजिए। दीज आर सम बेसिक थिंग्स। साल भर में आप लोगों ने मोबाइल के ऊपर बहुत सारी क्लासेस अटेंड की, आपने आईपैड के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, टैबलेट के ऊपर आपने इंटरनेट का काफी इस्तेमाल किया। अब ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं, स्टिल मैनी ऑफ यू आर अटेंडिंग लाइव क्लासेस। ऐसे में अपने आप को महफूज रखना, इंटरनेट के साइड इफेक्ट से अपने आप को बचाए रखना बेहद जरूरी होगा। 2 तरह के साइड इफेक्ट्स हैं। एक साइड इफेक्ट है जो आप तुरंत महसूस कर सकते हैं और एक है लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट। एक साइड इफेक्ट और हर साइड इफेक्ट के 2 कंपोनेंट्स हैं। एक है डिस्ट्रैक्शन, एक है एक फिजिकल। डिस्ट्रैक्शन है कि आपने इंटरनेट खोला, आपने जैसे ही अपनी क्लास में जाएंगे उससे पहले कुछ गूगल या यूट्यूब पर आपने कोई एक वीडियो देखा और आपको वहां पर न्यूमरस 10 तरह के अट्रैक्टिव वीडियो दिखाई देते हैं और आपका ध्यान उस तरफ चला जाता है। दिस इज अ
आयुष ने एक सलाह दी है बच्चों कि आप माइक्रोसॉफ्ट टीम यूज कीजिए। तो बच्चों ये सलाह के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि एलन का इंडिजीनियस बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है ये, एलन डिजिटल क्लासरूम। ये कस्टमाइज्ड है एलन के स्टूडेंट्स की नीड के हिसाब से। इट इज नॉट अवेलेबल फॉर एवरीवन, ये केवल एलन के स्टूडेंट्स को ही अवेलेबल होता है। और इसमें बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स हैं और बहुत जबरदस्त है ये। लेकिन फिर भी कितनी भी बेहतरीन चीज क्यों ना हो, इंटरनेट पर बेस्ड होने की वजह से कुछ ना कुछ इश्यूज हो जाते हैं। एलन की खुद की लीज लाइंस हैं, सो डोंट वरी एंड गेट रेडी फॉर इट। ये छोटे मोटे इश्यूज, आप आईटी जेई का एडवांस का एग्जाम होता है उसमें भी पेपर देते समय, ऑनलाइन पेपर देते समय ये इश्यूज बच्चों को आते हैं, सो डोंट वरी। So what we were talking is addiction of mobile and internet should be addressed। मैं आपसे कह रहा था एक तो लॉन्ग टर्म है, एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट है, और दोनों के अंदर एक तो डिस्ट्रैक्शन है और एक फिजिकल इफेक्ट है। फिजिकल इफेक्ट मतलब आपकी आंखों पर जो स्ट्रेन है, हेडेक है। तो अपने आप को इनसे बचाने के लिए, डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आपका स्पष्ट लक्ष्य की तरफ ध्यान होना कि मुझे केवल जेई पर फोकस करना है, कुछ और नहीं। कोई इंटरटेनमेंट मुझे इंटरनेट से नहीं चाहिए, कोई यूट्यूब नहीं देखना है, कोई फेसबुक व्हाट्सएप नहीं देखना है मुझे। अगर इंटरटेनमेंट है तो वो फैमिली मेंबर्स के साथ में बात कर लेना है, उनके साथ खेल लेना है, उनके साथ वक्त बिता देना ही इंटरटेनमेंट है। और उसके अलावा आपके जो फिजिकल इफेक्ट है उसके लिए आप हर 2 क्लास तो बच्चों आपको लगातार काम करने के बाद में कभी कभी ऐसा हो सकता है यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस। उस समय मैं सजेस्ट करूंगा इस स्लोगन को कि अपनी तरफ से बेहतरीन करने के बाद में एक इंसान के पास और कुछ भी नहीं होता करने के लिए। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन पुट आवर बेस्ट एफर्ट्स, वॉट एवर रिजल्ट आर देयर वी हैव टू एक्सेप्ट देम। तो रात को सोते समय अगर हम थके हुए सोएंगे, ये सोचकर सोएंगे कि आज या जो मैं रिजल्ट्स चाहता था, जिस तरह के आउटपुट में चाहता था वो नहीं कर पाया, देन दैट डजंट मेक एनी सेंस। हम अपनी खुशनुमा जिंदगी को क्यों बेहतर नहीं बनाए? हम मेहनत करने के बाद में तो खुश होने का अधिकार ही रखते हैं। तो इसलिए अपने लिए स्लोगन और कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि मेरी तरफ से बेस्ट करने के बाद में देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, ऑलवेज फील हैप्पी एंड से टू योरसेल्फ, डू योर बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट। आई विल नॉट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स, व्हाटएवर कम्स एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल। मैं अपनी तरफ से बस कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, ये ध्यान रखना है आपको। अब इन बातों के साथ में मैं आपके कुछ सवाल लेने की कोशिश करता हूं। बच्चों, कुछ बच्चों ने पूछा है कि मैं सबल आ सकता हूं क्या? तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, आपकी जब क्लासेस जहां पर भी लगेंगे आपको वहां पर आना रहेगा। आपको ऑफलाइन डाउट्स भी आप पूछ सकते हैं, डाउट काउंटर्स भी अवेलेबल रहेंगे। अगर आप लाइव क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो आप लाइव अटेंड कीजिए, कोई बात कहने की पूछने की नहीं है। और कुछ बच्चों ने
11th के लेक्चर वीडियो कैसे गेन होंगे? तो बच्चों आपके एडीसी अकाउंट में आएंगे, ऑनलाइन वाले रिकॉर्डेड वाले, और ऑफलाइन वाली ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं हमारा 11th का बहुत वीक रहा है, तो उसे रिवाइज कीजिए। देखिए अगर हमने कुछ लापरवाही रखी है तो उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा हमें। हम आपको सपोर्ट करेंगे पर आपका काम बढ़ जाएगा 12th का। और आप, एक बच्चे ने लिखा है कि मैंने 20% 11th का किया है, तो अब इतना कम करने से कैसे चलेगा? हम जेई की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ी सी असुविधा होगी, लेकिन स्टिल एलन विल सपोर्ट यू इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन, जैसा मैंने कहा, पूरा 11th हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आप अपना 11th का साथ साथ धीरे धीरे चलता रहेगा, 12th का भी साथ साथ चलता रहेगा। और टेस्ट, अभी कुछ बच्चे शफलिंग के लिए पूछ रहे हैं, मैं चाहूंगा कि इन चीजों से अपने आप को बाहर निकालें, अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाएं। आप ये मत सोचिए कि सीरिया में इतना जो बॉम्बार्डिंग हो रही है उससे कैसे चलेगा, और यूएस के अंदर अभी जो गवर्नमेंट चेंज हुई है उससे पॉलिसीज में क्या फर्क पड़ेगा, बिटकॉइन के बारे में आपके क्या विचार हैं। व्हाट टू डू अबाउट ऑल दीज थिंग्स? इट्स नॉट योर जॉब। योर जॉब इज टू स्टडी। कैसे होना है, क्या होना है नहीं होना है। हमें इतनी सारी चीजों को एक साथ इकट्ठा करके क्यों बैठ जाना चाहते हैं? सिलेबस और फर्स्ट टेस्ट आपको सब सही तरीके से आपको पता चलता चला जाएगा। ये सेशन में सिलेबस जानने के लिए इतना मत परेशान होइए आप। आपको डेली अपना मैक्सिमम जो बेस्ट आप कर सकते हैं वो पढ़ते जाना है। व्हाट विल हैपन आफ्टर नवंबर? नवंबर के बाद में हम आपको एक सिस्टमैटिक रिवीजन प्लान देंगे, इसे हम स्कोर प्रोग्राम भी कहते हैं, और उसमें आपको कैसे रिवाइज करना है वो बताएंगे। पूरे सिलेबस को हम 5 to 6 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और हर पार्ट के ऊपर टेस्ट रखते हैं। उसके लिए डाउट क्लासेस चलती रहती हैं, ऑनलाइन भी चलाई थी हमने लास्ट ईयर, पर उम्मीद है नवंबर तक सब आपकी क्लासेस रेगुलरली चलती रहेंगी। पर मैं देख रहा हूँ सवाल, बहुत सारे बच्चे बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं। बच्चों देखिए, ये कुछ सवाल आप क्लास में अपने टीचर्स आपको रेगुलरली गाइड करके क्लियर करेंगे। देखिए जो छोटे छोटे इस तरह के आप बात पूछ रहे हैं टाइमिंग्स को लेकर, और इस तरह की बातों को क्लास के अंदर रेगुलरली एड्रेस हम करने की कोशिश करेंगे। आपको थोड़ा बहुत इस बात में जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें डेली 10 से लेकर 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। क्लासेस के टाइम को मिलाकर, होमवर्क को, रिवीजन को, सबको मिलाकर, पूरी एकेडमिक एक्टिविटी को मिलाकर आप 12 घंटे तक भी आप आराम से जा सकते हैं। 6 से 7 घंटे आपको सोना चाहिए, 6 घंटे मिनिमम सोना चाहिए आपको। 7 घंटे भी सो लिया कोई दिक्कत नहीं है, मैं 7 घंटे मान लेता हूं, तो आपके पास 5 घंटे अब बचते हैं, 12 घंटे पढ़ाई के और 7 घंटे सोने के छोड़कर। अब उन 5 घंटे में आप अपना नहाना धोना, खाना पीना, घूमना फिरना, आना जाना, एक्सरसाइज, फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करना, उन सबको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 5 आवर्स में। दिस इज वेरी ब्रॉड क्लासिफिकेशन। और मैंने एवरेज टाइम कहा है, संडे को आपकी क्लासेस नहीं होती हैं तो वहां पर 5 घंटे आपके पास एक्स्ट्रा निकले हुए हैं, तो आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एवरेज अपना मेंटेन करने के लिए। कुछ बच्चों ने कहा है हमारे एग्जाम्स, स्कूल एग्जाम्स को ही ध्यान में रखते हुए हमने कोशिश करके वो 21 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक का ब्रेक दिया है, कोशिश किया है, क्योंकि न्यूमरस स्टूडेंट्स अलग अलग स्कूल्स को बिलोंग करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत इम्प्रैक्टिकल है कि हम सारे बच्चों के अगर स्कूल के एग्जाम्स को एंड टू एंड देखने लगेंगे तो 2 महीने का अपने को ब्रेक देना पड़ेगा, विच इज नॉट प्रैक्टिकल।
तो ऐसे केस में मैं सजेस्ट करूंगा वो लाइव क्लासेस रेगुलरली अटेंड करके अपने आप को कनेक्टेड रखें। मैं बच्चों आपके डाउट्स पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत सारे और बहुत तेजी से आ रहे हैं। एक बच्चा पूछ रहा है कि मैं बिहार बोर्ड की तैयारी साथ में कर सकता हूं क्या? तो वो किसी भी बोर्ड का हो, जो सीबीएसई का होगा वो सीबीएसई की कर रहा होता है, जो बिहार बोर्ड का होता है वो बिहार बोर्ड की कर रहा होता है, और अमूमन सब में लगभग सेम सा होता है। ऐसा नहीं कि कोई जमीन आसमान का फर्क होता है। 15-20% चैप्टर किसी बोर्ड में एक्स्ट्रा होते हैं, तो वो अपने को एड्रेस करना पड़ता है। यस, जिनके 11th के एग्जाम्स हो चुके हैं, बाद में होंगे या नहीं होंगे, ऐसे कुछ स्टूडेंट्स के सवाल आ रहे हैं, तो उनके लिए 21 से 4 के बीच में आपकी 11th की जो रिवीजन क्लासेस है वो एज इट इज रहेंगी, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। और उस समय हम थोड़ी इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे ताकि आप 11th का ज्यादा से ज्यादा पोर्शन कवर कर सके। लाइक 3 क्लास डेली, 4 क्लास डेली कर दिया। हमारे जो 1 to 9 फेज के बच्चे थे उन लोगों के लिए भी रिवीजन क्लासेस चल रही हैं। आप अगर उसमें भी बैठना चाहेंगे तो हम उसके अंदर भी आपको अलाउ कर देंगे, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। उसमें जो चैप्टर से आपको लगता है मुझे वही रिवाइज करने हैं, जो मेरे फेज के लिए है वो रिवाइज नहीं करने हैं, देन यू डोंट वरी, आप उसके लिए भी हम आपको अलाउ कर देंगे। यस, यू विल बी गेटिंग रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन। अभिनंदन। सृजन रंजन पूछ रहे हैं व्हाट अबाउट फिजिकल एक्सरसाइजेस? तो वो तो बेटा आप एक्सरसाइजेस जानते हैं, योगा करना है, प्राणायाम करना है, जॉगिंग है, आप ऐसा कोई भी काम कर सकते हैं। जिशान अफजल पूछ रहे हैं यस सर 11 बहुत वीक है मेरा। डोंट वरी, एवरीथिंग कैन बी कवर्ड। आप 1.5 साल के अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं। ये बार बार एक ही सवाल मैं देख रहा हूं, मैंने आप लोगों को बताया ना बच्चों, 11 को कवर करना ही पड़ेगा। आपने नहीं किया है, अब कवर करिए, हम उसके लिए आपको पूरा साथ देंगे। बुक बनाने की कोई जरूरी नहीं है आकर्ष विद्यार्थी, हम आपको जो पोर्शन दे रहे हैं, जो लिटरेचर दे रहे हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। सर क्या हम अभी भी 11th क्लास कर सकते हैं क्या? तुषार शेखर पूछ रहे हैं। बेटा बताया ना मैंने, अभी बिल्कुल कर सकते हैं। 11th की मॉड्यूल हमने आप लोगों को डिस्पैच किया है, तो आपको सारे हार्ड कॉपी में हम दे चुके हैं ऑलरेडी। जिन बच्चों ने अभी एडमिशन लिया है, पहले नहीं पढ़ा हुआ एलन पर, उन बच्चों को भी 11th की क्लासेस अटेंड करने को मिलेंगी, वो भी अटेंड कर सकते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो आपको राजीव कुमार प्रैक्टिस करना चाहिए। अहमद अगर लॉकडाउन हुआ तो, अरे बाबा लॉकडाउन होगा तो होगा, जिस समय जो होगा उस समय देखेंगे। अगर जैसी परिस्थितियां होंगी वैसे डिसाइड करेंगे। अब तो हम लोगों ने इतनी डिफिकल्ट सिचुएशंस को निकलकर बाहर आ गए, तो अब तो सिचुएशन पिछले साल की तुलना में बेहतर ही है। सो आई थिंक आई हैव टेकन सो मेनी डाउट्स। प्रैक्टिकल्स वगैरह के ऊपर भी हमारा सपोर्ट रहेगा, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, तो प्रैक्टिकल के लिए भी सपोर्ट रहेगा। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हमने प्रैक्टिकल के तैयार किए हुए, वैसे हम प्रैक्टिकल लैब में भी करवाते हैं। जितने पॉसिबल है प्रैक्टिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकल्स दोज प्रैक्टिकल्स आर कंडक्टेड, क्योंकि कुछ केमिस्ट्री के ऐसे प्रैक्टिकल्स होते हैं जिसके लिए केमिकल्स वगैरह अलाउ नहीं किए जाते हैं सबको, तो इस तरह से कुछ प्रैक्टिकल जरूर थोड़ा इशू रहता है। अदरवाइज हम प्रैक्टिकल में भी सपोर्ट करते हैं, इंग्लिश में भी करते हैं। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं मोटिवेट कैसे करें? अगर आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य है तो यू विल ऑलवेज हैव द मोटिवेशन। रोज अपने आप को याद करवाओ कि मेरा लक्ष्य क्या है। एक लक्ष्य होता है जीवन का लक्ष्य क्या है, कि मैं इस दुनिया में आया क्यों हूं, किस चीज के लिए आया हूं। दिस इज कॉल्ड एज ब्रह्म जिज्ञासा। इफ यू हैव दैट क्यूरियोसिटी, दैट इज अ बिगर एम राइट नाउ टू मेक योरसेल्फ अ बेटर पर्सन। सोसाइटी में एक अपना स्टैंड बनाने के लिए, एक पोजीशन बनाने के लिए, यू हैव डिसाइडेड जेई एज एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर योर ग्रेजुएशन कोर्स। ग्रेजुएशन हम सबको करना है, तो मेरा अभी का लक्ष्य जेई के अंदर अच्छा रैंक लेकर आना है। और अपने आप को बताओ कि जे क्वालिफाई अच्छी रैंक से करने से क्या होगा। आईआईटी इज अ वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन। एक बार आपने आईआईटी से ग्रेजुएशन कर लिया तो आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट है। दुनिया के किसी भी कोने में जाकर अगर आप कहते हैं मैं आईआईटी ग्रेजुएट,
तो आपको जो रेपुटेशन, जो सम्मान मिलेगा, जो इंपॉर्टेंस मिलेगा, उसको आप महसूस कर सकते हैं। ये एक मौका है आपके लिए उसे पाने का। इस तरह से अपने लक्ष्य और लक्ष्य से होने वाले भविष्य के परिणामों को अपने आप से जोड़िए, तो आपको हमेशा मोटिवेशन मिलेगा। अच्छे लोगों के बारे में जानिए, सोचिए, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। डोंट थिंक अबाउट नेगेटिव थिंग्स। और मैंने जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बच्चों ने कहा है, तो मैंने जो सेशन लिया, जो पॉइंट्स बताए, उसके अंदर मैंने सब कवर किया है। मुझे पता है बच्चों को क्या इश्यू आते हैं, इसलिए एकेडमिक्स में मैंने उसको डाला है। जो डू योर बेस्ट फॉरगेट द रेस्ट है, वो इटसेल्फ एक टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट दोनों को कवर करने के लिए ये फॉर्मूला है। आप जब ये स्लोगन बोलते रहेंगे, आपको रियलाइज होगा ये अपने आप ही आपको रिलैक्स कर रहा है, क्योंकि आप जानते हैं एक इंसान सब कोशिश कर सकता है, और वो मैंने ईमानदारी से की, एंड दैट्स इट। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे पूरा विश्वास है, टुगेदर वी विल मेक डिफरेंस। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।